आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं जो। चलिए, आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आवाज आ रही है, तो चलिए, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, ये भी बताइएगा। चलिए, आवाज आ रही है तो है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। जल्दी से 465। बताइएगा, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम बारिश होती है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है, या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइएगा। ठीक चल रही है वो, बहुत बढ़िया। चलिए सूरज जी, ठीक चल रही है तो बहुत बढ़िया। और है जो अच्छा होना चाहिए, जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर दें। जो भी देख रहा है अपने दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर कर देंगे। चलिए बताइएगा, 465 का डी आंसर आ रहा है। 465 का डी आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है। जल्दी से जो आंसर देने का है जो प्रयास कीजिएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। राजस्थान से दोस्तों है जो भारतीय रेगिस्तान के बारे में, ये है जो दोस्तों है जो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। यह प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर बारिश है। सेंटीमीटर मिलीमीटर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में कभी कभी है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो 150 मिलीमीटर के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों है जो 150 मिलीमीटर बहुत कम बारिश, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और लूनी नदी है जो दोस्तों इसकी एकमात्र नदी है। चलिए, राजस्थान से रिलेटेड बता दीजिएगा। राजस्थान से रिलेटेड है जो कुछ बताइए हमें। यह है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो राजस्थान में है जो खनिज में सबसे ज्यादा है जो किस चीज का उत्पादन होता है। खनिज में सबसे ज्यादा है जो उत्पादन है जो किस चीज का होता है। चलिए, बहुत बताइए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में कुछ बताइए जो उद्योग के बारे में है, जो आप जानते हैं बताइएगा। किस चीज का है जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तांबा का, बहुत बढ़िया। हाँ, और है जो बताते जाइएगा। तांबा, बताते जाइए, बताते जाइए। इससे है जो नया क्वेश्चन है जो बनेंगे। चलिए, सिलिका, सिलिका, सिलिका के बारे में बोल रहे हैं। चूना पत्थर सिलिका सब लिखिए ना, जितना जो लिखना है जो लिखते जाइए। जो भी लिखना है लिखते जाइएगा आप। चलिए, तांबा, जिंक, हाँ लिखिए जो भी लिखना है। तांबा, जिंक, जो भी लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए,
चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। यही है जो आप नया क्वेश्चन है जो बनाने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा, इसीलिए है जो आपको है जो बताए थे। चलिए, तो भारतीय रेगिस्तान एक दोस्तों और बताए थे है जो हमारा है जो थार मरुस्थल जो है सबसे ज्यादा है जो घनत्व वाला है जो मरुस्थल है दोस्तों। क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ देता है, तो जो हमारा थार मरुस्थल है जो सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो डेंसिटी वाला है जो घनत्व वाला है दोस्तों है जो रेगिस्तान है। क्वेश्चन कभी कभी है जो यहाँ से पूछते हैं। चलिए, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में से निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सोडियम, थोरियम, रोडियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। फोर 466 का सी राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह से जो क्वेश्चंस अपने आप में बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में से निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? सोडियम, थोरियम, रोडियम और है जो उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए, मोसत इमाम जी का 466 का सी आ रहा है, सूरज जी का ए आ रहा है, और बताइए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, बहुत बढ़िया है जो दोस्तों नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे इस बार। चलिए, है जो रोडियम, रोडियम है जो दोस्तों है जो उत्प्रेरक के रूप में है जो काम करता है जहरीली गैस में, तो रोडियम है जो दोस्तों है जो सही आंसर हो जाएगा। थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ मिलता है? भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है जो कहाँ पर मिलता है बताइएगा? भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है जो कहाँ पर मिलता है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, जल्दी से बताइएगा थोरियम जो है सबसे ज्यादा है जो कहां पर मिलता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं केरला में, बहुत बढ़िया। केरला में है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है जो थोरियम का है जो उत्पादन है जो केरला में है जो मिलता है। ध्यान है जो रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। केरला में सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो थोरियम का है जो उत्पादन है जो किया जाता है। चलिए, चलिए, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? नेशनल इनकम है जो किसको कहते हैं? नेशनल इनकम मूल मूल्य पर एनपी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, किसको नेशनल इनकम कहा जाता है? बाजार मूल्य पर एनपी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। नेशनल इनकम बाजार मूल्य पर एनपी प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी या उपयुक्त में से कोई नहीं? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है जो किसको कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय है जो किसको कहा जाता है बताइएगा? राष्ट्रीय आय, एन आई का मतलब हो गया नेशनल इनकम। एन आई का मतलब हो जाता है नेशनल इनकम, कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम है जो किसको कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया सूरज जी, केरला में। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दीजिए। चलिए, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा 467 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेशनल इनकम, सब चीज पढ़ के जाइएगा भैया मेरे। जीडीपी पढ़ के जाइएगा, एनडीपी पढ़ के जाइएगा, एनएनपी पढ़ के जाइएगा, और है जो दोस्तों है जो एनडीपी पढ़ के जाइएगा। ये चारों है जो पढ़ के जाना है, चारों है जो एग्जाम में पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन है जो यहाँ से रहेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनपी सब है जो पढ़ के जाना है। चलिए, सूरज जी का आंसर आ रहा है जो नेशनल इनकम होता है वो दोस्तों बाजार मूल्य पर एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जब हटा देते हैं तब है जो हमारा है जो नेशनल इनकम है जो निकलता है। ध्यान दीजिएगा, एनएनपी, एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को अगर घटा देंगे, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को अगर घटा देंगे
तो है जो हमारा नेशनल इनकम है जो निकलता है दोस्तों, है जो नेशनल इनकम है जो निकलता है। ध्यान है जो रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा इसको। चलिए, एक नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, मूल मूल पर नहीं होता है, बाजार मूल पर जो एनपी होता है उसमें से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को याद रख लीजिएगा। जो अप्रत्यक्ष कर और है जो सब्सिडी को है जो दोस्तों है जो एनएनपी में से जब घटा देते हैं तो है जो नेशनल इनकम है जो निकलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से ए है जो जरूर याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, उसमें है जो किसको घटा देते हैं, एनएनपी को है जो उसको घटा देते हैं बाजार पुल पर, तो नेशनल इनकम है जो निकल जाता है। एनएनपी में से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट वाली चीज है। एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को है जो घटा देंगे दोस्तों, तो है जो नेशनल इनकम है जो निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय है जो निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से जो करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतना ही अधिक होगी। कौन सा है जो दोस्तों सही है? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक दो दोनों सही नहीं है, कथन एक और दो है जो दोनों सही है। ऑक्टेन, ऑक्टेन रेटिंग याद कीजिए, ऑक्टेन है जो किस में प्रयोग किया जाता है, जो ऑक्टेन रेटिंग, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। किसी भी जो दोस्तों है जो किसी भी ईंधन के है जो मापने की कितना है जो ईंधन है जो वो है जो खर्च होगा, उसकी माप है जो दोस्तों है जो ऑक्टेन रेटिंग से किया जाता है। उसकी संपीड़न क्षमता है जो उसकी माप है जो ऑक्टेन रेटिंग से है जो की जाती है। फोर 468 का डी आ रहा है, 468 का डी आ रहा है। और बताइए आंसर जल्दी से सूरज जी। जल्दी से बताइएगा। चलिए, जो प्लास्टिक से जो कचरा होता है उसका ऑक्टेन रेटिंग कम नहीं होती, ऑक्टेन रेटिंग उसका ज्यादा होता है। इसीलिए जो दोस्तों है जो प्लास्टिक के है जो रिसाइकेबल के लिए है जो दोस्तों है जो कभी भी है जो पुनः चक्रण है जो नहीं होता है, इसीलिए सरकार है जो प्लास्टिक पे जो बैन कर रही है। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतना ही अधिक नहीं होती है, उतना ही है जो कम होती है। दोनों ऑप्शन है जो गलत है, दोनों ऑप्शन है जो गलत है, दोनों ऑप्शन है जो गलत है। चलिए, दोनों ऑप्शन है जो गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग समय गणना प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थित घड़ी समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? यूपीएससी पिछले बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है।
चलिए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग समय गणना प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जंतर मंदिर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थित है। घड़ी समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है। कौन सा कथन सही है बताइएगा। 469 का सी आंसर आ रहा है। 469 का है जो सी आंसर आ रहा है। और बताइए। फोर 469 का सी आंसर आ रहा है। चलिए, अब है जो हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर है जी दोस्तों। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, यह है जो प्रधानमंत्री जी ने है जो उसका उद्घाटन किया था। वैदिक घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय, पहला ऑप्शन है जो सही है, लेकिन ये ग्वालियर में नहीं है दोस्तों, ये है जो उज्जैन में है। ये ग्वालियर में नहीं है, उज्जैन में है। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। केवल एक है जो आपका सही आंसर होगा। केवल एक है जो आपका सही आंसर होगा। चलिए, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। चलिए, मेला मेला नॉक्लिमिस द्रौपदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज केरल और तमिलनाडु के तटों पर हुई थी। यह एक छोटा कशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 70 मिलीमीटर है। मेलानोक्सी द्रौपदी का प्रजनन चक्र सितंबर माह में होता है और है जो यह देखा गया है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 2 3, 1 2 या इनमें से कोई नहीं? चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। जल्दी से बताइएगा। मेलानोक्लामिस द्रौपदी, इसके बारे में है जो पढ़ाए हैं हम, याद होगा तो हम पढ़ाए हैं इसके बारे में। याद अगर थोड़ा सा भी आ रहा होगा तो हम इसके बारे में पढ़ाए हैं। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से। मेलानोक्लामिस द्रौपदी, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं आप लोग को? याद आ रहा है कि नहीं बताइएगा। 470 का सी आंसर आ रहा है। 470 का सी आंसर आ रहा है। एक और दो आ रहा है। और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। जो सूरज जी का भी सी आंसर आ रहा है। इसका मतलब है जो भूल गए हैं आप लोग। अरे भैया, मैंने पढ़ाया था, एक केरल और तमिलनाडु में नहीं था, याद है? मैप पर बनाए थे, बंगाल और उड़ीसा में था। याद आ रहा है? जो द्रौपदी जी के नाम पर है जो रखा गया था। एक समुद्री स्लग है। ये क्या है? कशेरुकी प्राणी नहीं है, ये समुद्री स्लग है जो लाल धब्बे वाली। जो लाल धब्बे वाली, याद आ रहा है कुछ? लाल धब्बे वाली जो हम पढ़ाए थे, जो एक समुद्री स्लग है। और है जो दोस्तों है जो ये है जो इसका प्रजनन है जो सितंबर माह में नहीं, ये है जो 2 बार है जो इसका प्रजनन होता है। तीनों ऑप्शंस है जो गलत है। तीनों ऑप्शंस गलत हैं। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है और डायरेक्ट है जो पढ़ाए थे। ये है जो बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में पाया जाता है। और है जो समुद्री स्लग है दोस्तों है जो 70 नहीं है, 7 मिलीमीटर है। 7 मिलीमीटर है जो दोस्तों है जो वो है जो समुद्री स्लग है। लाल धब्बे जैसा है, जो रूबी धब्बे जैसा था। और है जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर है जो रखा गया है। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं बताइएगा। याद आ रहा है कि नहीं ब्रदर? याद आ रहा है ना? लाल धब्बे वाली इस तरह का जो फिगर बनाए थे, इधर फिगर था और बीच में रेड टाइप का था, जो बताया थे कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। याद आ रहा है सूरज जी? चलिए। चलिए, उल्लास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उल्लास कार्यक्रम, इस पहल का उद्देश्य साक्षरता अंतराल को समाप्त करना तथा 12 वर्ष और उससे अधिक की आयु के नागरिकों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। सभी के लिए शिक्षा के लिए सभी पहलुओं को कवर करने के लिए उल्लास पहल को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-29 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। कौन सा कथन सही है? 1 2, 1 2, 1, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा। 471 का बी आंसर आ रहा है। और देखते हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आ रहा है। जो A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है डी आ रहा है। A2 वीडियो जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ये है जो दोस्तों है जो 15 बरस, क्या है, 15 बरस तक उसके अधिक आयु के नागरिकों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है, और है 2022 से 2027 है। तो दोनों ऑप्शन है जो गलत हैं, ना तो एक होगा ना तो दो होगा। बहुत बढ़िया, A2 वीडियो जी डी आंसर है जो उनका आ रहा है। चलिए देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आप लोग को। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप मेरा जितना भी वीडियो आप देख के जाइएगा, आप करीब करीब 50 क्वेश्चंस मार के आइएगा। सब है जो अलग अलग तरह का क्वेश्चंस है जो दोस्तों है जो आपके सामने रखने का है जो प्रयास किए हैं। चलिए डैरियन गैप के संबंध में विचार कीजिए। डैरियन गैप के संबंध में विचार कीजिए। यह रूस और साइबेरिया की सीमा पर घने जंगल पहाड़ों का क्षेत्र है। यह पैन यूरोपियन हाईवे को पूरा करने में एक बड़ी बाधा है। यह रूस में शरण चाहने वाले प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा मार्ग है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 2 3, 1 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 472 का बताइएगा क्या होगा जो। हाँ, मोहम्मद इमाम जी का बी आंसर आ रहा था, नहीं बी नहीं होगा। चलिए बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। 472 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 472 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डैरियन गैप के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में था दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में था। डैरियन गैप बहुत ज्यादा चर्चा में था। मोहम्मद इमाम जी का आंसर बी आ रहा है। सूरज सिंह जी का आंसर ए आ रहा है। बी आ रहा है, ए आ रहा है। और देखते हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और अगर आंसर आ रहा है तो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आंसर है जो नहीं आ रहा है। डैरियन गैप जब है जो दोस्तों है जो अमेरिका में जब प्रवासी को लेकर है जो वहां पर है जो एक तरह की है जो विरोधाभास जब चल रही थी, तब है जो डैरियन गैप के बारे में चर्चा था। यह है जो दोस्तों है जो कोलंबिया और पनामा के बीच में एक गैप है। कोलंबिया एंड पनामा, याद कर लीजिए, दक्षिणी अमेरिका का देश। यहाँ पर पनामा है दोस्तों, जो है जो आपका जो कैरेबियन अमेरिका के आसपास है जो यहाँ पड़ता है। ये है जो उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है। यहीं पर है जो दोस्तों एक गैप है, ये पनामा से है जो जुड़ा हुआ है। तो कोलंबिया और पनामा के बीच में है जो दोस्तों डैरियन गैप है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। जब वहां है तो यूरोप की बात ही नहीं खत्म करेंगे, और रूस में नहीं है दोस्तों। ये है जो अमेरिका में जो है जो जाने के लिए है जो दोस्तों है जो इस गैप का है जो प्रयोग है जो किया जाता है। तो दोस्तों है जो तीनों ऑप्शन है जो आपका गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। उपयुक्त में से जो कोई नहीं है जो आंसर होगा। ध्यान है जो रखिएगा, डैरियन गैप याद रख लीजिएगा, एक कोलंबिया एंड पनामा के बीच में है जो दोस्तों है जो एक संक्रीय पट्टी है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो जोड़ता है। याद कर लीजिएगा, पनामा ही एक ऐसा सिटी है दोस्तों अभी जो है जो जलवायु परिवर्तन से है जो दोस्तों है जो ये द्वीप को है जो दोस्तों है जो इंडेंजर्ड, माने इसको है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा है जो पनामा को है जो बताया गया है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों इसके ऊपर रिसर्च भी है जो दोस्तों है जो
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र के द्वारा है जो किया गया है। और है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा है जो पनामा को है जो बताया गया है, ये भी है जो याद रख लीजिएगा। दूसरा चीज कि अभी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दोस्तों है जो पनामा को भी जो 5 देश है उसमें भी है जो शामिल किया गया है। सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा के साथ है जो शामिल किया गया है। तो यही सब याद कर लीजिएगा जरूर इसको। चलिए, तो है जो डेरियन गैप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चंस आएंगे, इधर बीपीएससी का क्वेश्चंस रहेगा, इधर मेरा क्वेश्चंस रहेगा, दोनों क्वेश्चन को मिरर इमेज करवाएंगे कि लड़ा कि नहीं लड़ा जो। चलिए अरविंद पदगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा? उन करों जो संविधान के अध्याय भाग 12 के तहत जिन करों से प्राप्त निवर राजस्व का बंटवारा राज्यों के साथ किया जाना है। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत देश सहायता अनुदान के लिए सिद्धांत है। तो दोस्तों 16वां वित्त आयोग से रिलेटेड क्या है जो सत्य है बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अरविंद पटगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में अपनी है जो संस्तुति है जो प्रस्तुत करेगा? चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा जो भी देख रहे हैं। 472 का नहीं, 473 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 473 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 16वां वित्त आयोग से रिलेटेड है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 110% क्वेश्चंस यहां से रहेंगे इस बार। चैलेंज है मेरा 110%, बढ़िया से पढ़ के जाइए इसको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आंसर जल्दी से आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर है जो आना चाहिए यस या नो, जो भी है गलत सही जो भी आंसर देने का प्रयास करना है कीजिए, इसलिए कि आप सीख के जाइएगा कुछ यहां से। जान लीजिए आप 473 का ए आंसर आ रहा है, सूरज सिंह जी का ए आंसर आ रहा है। चलिए और बताइए, मोसत इमाम जी का सी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो पढ़े हैं आप, तो 25 बार करीब करीब है जो हम पढ़ाए होंगे। वित्त आयोग के बारे में तो इतना पढ़ाए कि याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए, तो 16वां वित्त आयोग, चलिए पहले 16वां वित्त आयोग का है जो दोस्तों है जो 2026 से 2031 जानते हैं। यह है जो इसके लिए है जो 16 फाइनेंस कमीशन आया है। और एक चीज बता देते हैं, जितने भी फाइनेंस कमीशन बने हैं उसका अध्यक्ष है जो पढ़ के जाइएगा। कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो कौन नहीं थे ये है जो पूछ देता है, तो ध्यान से है जो उसको ध्यान से करके जाइएगा आप, हम बता रहे हैं आपको। दूसरा चीज है दोस्तों, अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में बना है। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, लेकिन शायद है जो अभी एक सदस्य नहीं है, अभी है जो अजय कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, और है जो एक मैडम है एनी मैडम है, और है जो एक पांडे करके हैं, और एक सौम्या कांत, ये है जो सदस्य के रूप में है जो दोस्तों है जो नामित हुए हैं। और सचिव जो है ऋत्विक राज पांडे करके है कोई। तो एक बार देख लीजिएगा कौन सदस्य हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। एक बार क्वेश्चन सीडीपीओ में या कहीं पूछा हुआ है तो आप जरूर है जो देख के जाइएगा। अध्यक्ष के साथ सदस्य का भी नाम है जो देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोस्तों जो भाग 12 के तहत जो करों का होता है उसका जो बंटवारा किया जाता है, और 275 में जो सहायता अनुदान है उसके लिए भी है जो दोस्तों जो वित्त आयोग काम करती है। दोनों ऑप्शन है जो सही हैं और है जो इंपॉर्टेंट है। और जो अरविंद पनगड़िया साहब है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या है जो चांसलर भी हैं। ये है जो ध्यान रखिएगा, कथन कारक में जो क्वेश्चन पूछ देगा तो निश्चित रूप से। और नालंदा में अभी हाल फिलहाल में है जो प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां पर है जो दोस्तों है जो ईस्ट इंडिया समिट का है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो उद्घाटन भी किया था, और है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए नालंदा से और है जो अरविंद पनगड़िया साहब से कनेक्शन और वित्त आयोग का बन रहा है, क्वेश्चंस मिला के दे देंगे, फंस जाइएगा। इसीलिए तीनों को है जो करके है जो जाना है ध्यान से। चलिए, क्लियर हो गया। तो दोस्तों जो दोनों ऑप्शन सही हैं, अरविंद पनगड़िया साहब के साथ जो अध्यक्ष हैं और जो उनके सदस्य हैं, दोनों सब पढ़ के जाना है एकदम 100%। लिख लीजिए 100-150% यहाँ से क्वेश्चन है जो बनना तय है।
150% यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, तो याद कर लीजिए यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए चलिए, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज घोषित है जो किया गया है? हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज है जो घोषित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 474 का क्या आंसर होगा? जो भी देख रहे हैं मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज घोषित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। जल्दी से बताइएगा आंसर। 474 का क्या होगा? जो 474 का बी आंसर आ रहा है। 474 का बी आंसर आ रहा है। चलिए, फिर है जो बी आ रहा है और देखते हैं। चलिए, हर घर नल का जल है जो दोस्तों है जो गुजरात को किया गया है, याद रख लीजिएगा। हिडन क्वेश्चन था, ये हिडन क्वेश्चन था, इसीलिए जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा गुजरात को 100% 2019 में हर घर नल का जल, यह है जो दोस्तों है जो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना से दोस्तों जो भारत सरकार इस योजना को उठाई थी, और है जो दोस्तों है जो एक सफल योजना है। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में है जो जल को पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा गया है। तो है जो 100% वाला है जो राज्य है जो दोस्तों है जो कौन घोषित हो गया है? गुजरात है जो घोषित हो गया है। 10th ब्राइवेंट, जो ब्राइवेंट गुजरात जो था उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। जो 10th ब्राइवेंट गुजरात जो था दोस्तों इस बार हुआ था, उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे, जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। ब्राइवेंट गुजरात वाला जो हुआ था दोस्तों है जो 10वां हुआ था, इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। गुजरात था, इसीलिए है जो आपको है जो हम सोचे कि थोड़ा सा है जो बता दें। चलिए चलिए, तो गुजरात है जो सही आंसर है। चलिए चलिए, आर्थिक नीतियों के संबंध में प्रयुक्त वाक्यांश बिडेनोमिक्स का अर्थ क्या है? बिडेनोमिक्स एक नया शब्द था दोस्तों जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। बिडेनोमिक्स, बिडेनोमिक्स जो था हाल फिलहाल चर्चा में था, वो है जो दोस्तों है जो चलिए, थोड़ा सा मेरा तार फंस गया था चलिए, तो हाल फिलहाल में बिडेनोमिक्स है जो चर्चा में था, यह है जो किससे संबंधित है बताइएगा। किससे संबंधित है बिडेनोमिक्स, उसको है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आर्थिक नीतियों से संबंध में वाक्यांश बिडेनोमिक्स, जैसे थालीनोमिक्स अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। हर साल है जो दोस्तों है जो थालीनोमिक्स के ऊपर है जो चर्चा होती है कि एक थाली शाकाहारी का कितना रुपया होना चाहिए, मांसाहारी थाली का कितना होना चाहिए। उसी तरह से बिडेनोमिक्स है जो दोस्तों है जो बहुत ज्यादा चर्चा में था हाल फिलहाल में, वो है जो इसका संबंध है जो किससे है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा बिडेनोमिक्स का अर्थ है जो क्या है? जो बिडेनोमिक्स का अर्थ क्या है बताइएगा। 475 का ए आ रहा है। 475 का ए आ रहा है, और देखते हैं क्या आंसर आता है। जो चलिए, बहुत बढ़िया सूरज जी, बहुत बढ़िया। बिडेनोमिक्स का अर्थ है दोस्तों है जो एक ऐसी नीतियां जो है जो दोस्तों कर कटौती, विनियम, घरेलू खर्च में कटौती और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर केंद्रित होता है। सरकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है सब है जो दोस्तों जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, घरेलू खर्च में राजकोषीय घाटा को कम करना है, विनियम दर को है जो कंट्रोल करना है, और है दोस्तों जो जो कर कटौती। सरकार का भी लक्ष्य रहता ही नहीं कि सबसे ज्यादा प्रगतिशील टैक्स बोला जाता है ही नहीं
कि है जो टैक्स को है जो बहुत ज्यादा बढ़ाए। देखते हैं कि सरकार है जो कम टैक्स है जो रखना चाहती है, लेकिन ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए जो दोस्तों है जो इसे जो बिडेनॉमिक्स है जो कहा जाता है, लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया मोसत इमाम जी, 475 का ये आंसर है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए भारतीय दंड संहिता, एक क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी निष्पक्ष सुनवाई, सजा और अपील के लिए नियम और दिशा निर्देश स्थापित करता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो आपराधिक कार्यों और उसके अनुरूप दंड को परिभाषित करता है। कौन सा कथन है जो सही है? अब है जो इसका नाम भी चेंज हो गया है, तो नाम भी बताएंगे क्या है जो नाम कर दिया गया है, बताइएगा। 475 का क्या आंसर होगा जो, हाँ 476 का क्या आंसर होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आईपीसी आप जानते हैं, आईपीसी का नाम है जो बीएनएस कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, 1 जुलाई से चेंज हो गया है, और इसको है जो बीएनएसएस कर दिया है। आप जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट भी है जो नाम है जो कर दिया गया, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो तीनों का नाम है जो दोस्तों जो चेंज हो चुका है। बताइएगा 476 का आंसर क्या होगा? 476 का आंसर है जो सी आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा, बताए भी हैं इस चीज को हम। सूरज जी का आंसर सी आ रहा है, और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो। चलिए आंसर है जो अभी नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, जो आईपीसी होता है ना, जो भारतीय दंड संहिता है, वो क्या करती है, वो नियम की बात नहीं करता, वो दंड देने की बात करता है। सजा का प्रावधान है जो कितना वर्ष होना चाहिए, वो है जो आईपीसी में है जो किया गया है। नियम जो है क्रिमिनल प्रोसीज्योर, प्रोसीज्योर मैंने क्या होता है, कानून, कानून का नियम क्या होना चाहिए, प्रोसीज्योर क्या होना चाहिए, प्रोसीज्योर का मतलब क्या होता है, नियम होना चाहिए। तो नियम की बात है जो दोस्तों है जो इसमें कहा गया है, और दंड की बात है जो इसमें है जो कर दिया गया है। ऑप्शंस जो है एक दूसरे को उलट है जो कर दिया गया है, इसीलिए ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ध्यान रखिएगा, आईपीसी में जब कोई अपराधी जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सा नियम के अनुसार है जो कौन सा दंड है जो इसको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सीआरपीसी, पहले है जो क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड, मैंने प्रोसीज्योर मैंने नियम की बात करता है, तो जो है सीआरपीसी में नियम की बात है। और है जो दोस्तों आईपीसी में अब उसको 5 साल सजा मिलेगा कि 7 साल सजा मिलेगा, वो है जो दोस्तों है जो आईपीसी में है जो बताया गया है। तो है जो दोस्तों है जो इसका ऑप्शन इसमें और इसका ऑप्शन है जो इसमें है जो कर दिया गया था, इसीलिए ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, डी है जो सही आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। सूरज जी क्लियर हुआ कि नहीं? दुनिया भर में निम्नलिखित प्रायद्वीपों पर विचार कीजिए, कमचटका, आइबेरियन, डेक्कन और लेब्राडोर। दिए गए प्रायद्वीप को पश्चिम से पूर्व तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पश्चिम से पूर्व तक है, पश्चिम से इधर से चलना है हम लोग को, पश्चिम किधर से कहते हैं, पश्चिम है जो दोस्तों है जो हम लोग का जो पश्चिम से लेकर है जो दोस्तों है जो, हाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है जो हमें चलना है, पूर्व की ओर है जो हमें चलना है। बताइएगा जो कौन सा है जो दोस्तों है जो सही होगा। पश्चिम से, प्रायद्वीपों को पश्चिम से पूर्व तक क्रम को व्यवस्थित कीजिए।
जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा जो। चार सौ सतहत्तर का डी आ रहा है, 477 का डी आ रहा है। और बताइए। 477 का सी आ रहा है, 477 का सी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक नंबर पर, एक नंबर सबका है जो दोस्तों है जो कमचटका है जो रूस में पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया है। रूस के बाद आइबेरियन है, फिर डक्कन है और लेब्रोडोर। लेब्रोडोर तो इधर है ना, दक्षिण अमेरिका में जो लेब्रोडोर है जो दोस्तों है जो यहाँ पर पड़ता है ना। लेब्रोडोर ठंडी जलधारा याद है कि नहीं है, दक्षिण अमेरिका के पास में है जो दोस्तों है जो यहाँ पर लेब्रोडोर ठंडी जलधारा है जो पड़ता है। तो दोस्तों है जो कमचटका, आइबेरियन, डेक्कन और लेब्रोडोर, यह जो दोस्तों है जो 1 2 3 4 सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सही आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है जो इसका सही होगा। याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो अब है जो बाई फेस, बाई मैप वाले क्वेश्चन है जो अब है जो पूछने लगे हैं। तो कमचटका, आइबेरियन, डेक्कन और लेब्रोडोर है जो दोस्तों है जो इसका सही क्रम है 1 2 3 4। चलिए निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। ये है जो कुछ है दोस्तों बीमारी का, जो कैंसर से बीमारी होता है उसके बारे में है जो उसका नाम दिया गया है, और है जो जिस अंग को प्रभावित करता है इधर नाम दिया गया है। रेटिनोब्लास्टोमा, मैथोथेलिसियोमा, सार्कोमा या लिम्फोमा। यह जो दोस्तों है जो बताइएगा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। आंखें, फेफड़े, हड्डी और मांसपेशी और प्रतिरक्षा प्रणाली। बताइएगा 478 का क्या होगा जो। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक और चार है जो सही आंसर आ रहा है। 4 8 का है जो 1 और 4 माने केवल 2 युग्म, इसका मतलब सूरज जी के अनुसार केवल 2 युग्म है। चलिए और देखते हैं। चलिए आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये है जो दोस्तों रेटिनोब्लास्ट, आंख की जानते हैं। मेसोथिलोमा फेफड़े से है। सार्कोमा हड्डी और मांसपेशी से है। और लिम्फोमा है जो दोस्तों है जो प्रतिरक्षा प्रणाली से है। सभी चारों युग्म है जो सही हैं। सभी चारों युग्म है जो सही हैं। ध्यान रखिएगा सभी चारों युग्म है जो सही हैं। चलिए 478 का सी आ रहा था, नहीं, सभी चारों युग्म है। लिम्फोमा, सार्कोमा और है जो मेसोथोलिमा और है जो रेटिनोब्लास्ट, ये है जो दोस्तों चारों जो है, चारों है जो सही सुमेलित हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो स्क्रीनशॉट उसका जरूर रख लीजिएगा, लास्ट में आपको है जो काम देगा। तो चारों है जो दोस्तों है जो आंख, फेफड़ा और हड्डी प्रतिरक्षा प्रणाली से जो संबंधित है। चलिए भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो 5th जनरेशन का जो पोर्टल है दोस्तों है जो भारत का, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। 479 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
479 का सी आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संचार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। चलिए 479 का ए, बहुत बढ़िया। संचार मंत्रालय के द्वारा है जो दोस्तों, जो 5G पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है। संचार मंत्रालय के द्वारा है जो 5G पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए J2 पेंगुइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। J2 पेंगुइन बहुत चर्चा में था दोस्तों। यह विशेष रूप से दक्षिण गोलार्ध में 45 और 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में है जो सूचीबद्ध है जो किया गया है। J2 पेंगुइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में था J2 पेंगुइन। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा जो। J2 पेंगुइन बहुत ज्यादा है जो दोस्तों है जो, यह है जो चर्चा में था और आर्कटिक क्षेत्र में है जो इसे है जो देखा गया था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। J2 पेंगुइन बताइएगा। J2 पेंगुइन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 480 का आंसर बताना है। 480 का आंसर क्या होगा जो? फोर एटी का आंसर सी आ रहा है। 480 का आंसर है जो सी आ रहा है। चलिए और देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये है जो दोस्तों है जो अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों क्षेत्र में है जो दोस्तों इसमें देखा गया था। J2 पेंगुइन ये है जो 45 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है जो पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में है जो सूचीबद्ध किया गया है। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। चलिए चलिए निम्नलिखित समुद्रों पर विचार करें। श्वेत सागर, काला सागर, पीला सागर और लाल सागर। ऊपर दिए गए समुद्र को दक्षिण से नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्वेत सागर, काला सागर, पीला सागर और लाल सागर। बताइएगा जो दक्षिण से उत्तर की ओर है जो आपको है जो बताना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। कौन सा है जो दोस्तों है जो समुद्र है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है जो? थोड़ा सा अगर दिमाग अगर लगाइएगा तो है जो आप है जो एक बार में आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं जब जानते हैं तो। थोड़ा सा भी आंसर लगाइए, थोड़ा सा भी लगाइएगा कि क्या है जो आंसर है।
एक ऑप्शन से है जो आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन इसी प्रकार का दिया हुआ है। 481 का आंसर बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बढ़िया, 481 का बी आ रहा है, 481 का बी आ रहा है। और देखते हैं, चलिए सूरज जी का आंसर देखते हैं क्या आता है। जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो श्वेत सागर है दोस्तों कहां पर है, श्वेत सागर है जो दोस्तों है जो आपका आर्कटिक, आर्कटिक को है जो दोस्तों श्वेत सागर भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि ये है जो दोस्तों है जो सबसे उत्तर की ओर होगा, सबसे उत्तर की ओर कौन होगा, यही होगा। तो दोस्तों एक ऑप्शन जिनका लास्ट में है वो आंसर होगा, ये है जो दोस्तों यहां से है जो आप है जो आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा चीज क्या, जो लाल सागर, लाल सागर के बाद है जो दोस्तों जो पीला सागर, और उसके बाद काला सागर, और उसके बाद श्वेत सागर। ये है जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन है जो अब पूछना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो अब है जो आपको है जो पढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन से थोड़ा इस तरह की ओर बढ़िए, तो बी ऑप्शन है जो आपका है जो सही है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हुआ था गापी, GPFI, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में हुआ था भारत मंडपम, याद कीजिए। तो है जो बताना है कौन सा कथन है जो सही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। GPI शिखर सम्मेलन 2023 का विषय सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोग को जिम्मेदारी AI को बढ़ाना है। विभिन्न हितधारक को शामिल करने वाली यह सहयोगी AI पहला AI सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को दूर करने का प्रयास करती है। कौन सा कथन है जो सही है बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से आंसर बताइएगा आप। भारत में हुआ है दोस्तों भारत मंडपम, याद कीजिएगा। इसको है जो दोस्तों बताए भी थे, 28 देश है इसमें शामिल, टोटल टोटल है जो 28 देश हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत मंडपम में है जो दोस्तों है जो इसकी है जो बैठक हुई थी। चलिए 482 का आंसर बताइएगा क्या है। जो 482 का आंसर आ रहा है सी आ रहा है, 482 का आंसर है जो सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 482 का आंसर है जो कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो दोस्तों है जो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। टोटल 28 देश हैं, कहीं कहीं 29 मिलेगा, लेकिन दोस्तों 28 देश ही हैं। GPI शिखर सम्मेलन 2023 का विषय है सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोग में जिम्मेदारी AI को है जो आगे बढ़ाना है जो दोस्तों है जो इसका थीम था। और है जो क्या है, विभिन्न हितधारक को शामिल करने वाली यह सहयोगी AI पहल जो है जो दोस्तों सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को दूर करने का है जो प्रयास है जो करती है। तीनों ऑप्शन है जो सही हैं, तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। यहां से क्वेश्चन भी आई है, लिख लीजिए क्वेश्चन है जो यहां से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। यह एक मुगल कालीन किला है जो महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के इस किले का निर्माण कराया था। यह 48 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी है जो 2 मील तक फैली हुई है। किले के भीतर मराठा राजा के हाथ और पदचिन्ह अंकित है। उपयुक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस किले को है जो संदर्भित करता है? पुरंदर किला, सिंधुदुर्ग किला, चापन किला या राजगढ़ किला?
बताइएगा 483 का आंसर क्या होगा, जो 483 का आंसर क्या होगा बताइएगा। एक अनुच्छेद है दोस्तों, इसके बारे में बताना है कि किस किले के बारे में है जो बोला जा रहा है। चार सौ तिरासी का डी आंसर आ रहा है, 483 का डी आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है। चलिए, ये है जो दोस्तों है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसमें 48 एकड़ में फैला हुआ है, दीवारें 29 फीट ऊंची है, 12 फीट मोटी है, 2 मील तक फैली हुई है। ये है जो सिंधु दुर्ग किला है, सिंधु दुर्ग किला है, ध्यान रखिएगा, सिंधु दुर्ग है जो किला है, सिंधु दुर्ग किला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, चलिए जनजातीय समूह है सोलीगा, बेट्टा कुरम्बा, पनिया। बताइएगा इसके जो मूल राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। दिए गए युग में से कितने युग है जो सही हैं? सोलीगा, बेट्टा कुरम्बा, पनिया। बताइएगा कितने युग है जो सम्मिलित हैं? जनजाति से भी क्वेश्चन है जो अब है जो पूछने लगा है, जनजाति से भी क्वेश्चन है जो अब है जो आने लगा है। बताइएगा सही आंसर है जो क्या होगा। बताइएगा आंसर, सोलीगा कर्नाटक में, बेटा कुरम्बा आंध्र प्रदेश में, पनिया मध्य प्रदेश में। कितने युग में है जो सुमेलित हैं? 484 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। सोलीगा कर्नाटक में, बेटा कुरम्बा आंध्र प्रदेश में, पनिया मध्य प्रदेश में। नीचे दिए गए युग में कितने युग में है जो सही है? बताइएगा आंसर। 484 का सी आ रहा है, 484 का सी आ रहा है। चलिए, सोलीगा चर्चा में था हाल फिलहाल में, कर्नाटक में, सही है। बेटा कुरम्बा अभी है जो दोस्तों है जो, ये है जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो बेटा कुरम्बा है जो पाया जाता है जनजाति। और पनिया है जो दोस्तों है जो वायनाड जिला, केरल के वायनाड जिला में, केरल के अभी हाल फिलहाल में जो वायनाड में बाढ़ आया था, तो वहां की जो पनिया जनजाति थी दोस्तों, वो सबसे ज्यादा है जो इफेक्ट हुई थी। तो दोस्तों पनिया जो है वायनाड में, बेटा कुरम्बा है जो तमिलनाडु में, और सोलुगा है जो कर्नाटक में। केवल एक ऑप्शन है जो सही है, केवल एक ऑप्शन है जो सही है। चलिए, चक्रवात मिचोंग के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी टाइम है ना? हाँ टाइम है अभी। चक्रवात मिचोंग के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसकी दिशा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर थी। मिचोंग म्यांमार द्वारा दिया गया सुझाव के बाद रखा गया नाम था, जिसका अर्थ है ताकत और लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? 485 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 485 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चक्रवात मिचोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिचोंग तूफान,
चर्चा में था दोस्तों मिचोंग तूफान। बताइएगा सही आंसर क्या होगा जो। 485 का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 485 का सी आंसर है। यह है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, और यह है जो म्यांमार द्वारा नाम दिया गया था, जिसका नाम है ताकत और लचीलापन, जिसका अर्थ होता है। दोनों ऑप्शन है जो सही हैं, दोनों ऑप्शन है जो सही हैं। चलिए 486, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती, गोंडवाना, चांद बीबी, अहमदनगर, जोहरा, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कितने युग में सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। 486 का रानी दुर्गावती, गोंडवाना, चांद बीबी, अहमदनगर, जोहरा, मोहम्मद शाह। उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या उपयुक्त में से कोई युग्म नहीं। 486 का क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 486 का आंसर क्या होगा जो। 486 का सी आ रहा है, 486 का सी आ रहा है। चलिए, रानी दुर्गावती, गोंडवाना, चांद बीबी, अहमदनगर, जोहरा, मोहम्मद शाह, तीनों युग्म है जो सही सुमेलित हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। आमिर दाद, विधिक अधिकारी जो जज के निर्णय को निष्पादित करता था। तुर्कान ए चहलगामी, 40 समूहों का, 40 सरदारों का समूह था। बारिद ए मुमालिक, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। कौन है जो दोस्तों सही युग्म है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 487 का आंसर क्या होगा बताइएगा। आमिर दाद विधिक अधिकारी को जज के निर्णय को निष्पादित करता था। तुर्कान ए चहलगामी, 40 का समूह है जो दोस्तों उसको बोला जाता था। बारिद ए ममालिक, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। कितने युग्म है जो सही हैं? केवल एक, दो, या तीनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार सौ 487 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चार सौ सतासी का बी आ रहा है, 487 का बी आ रहा है, नहीं, 487 का तीनों युग्म सही है। दाद जो था दोस्तों, आमिर दाद जजों के निर्णयों को निष्पादित करता था। चहलगामी 40 गुलामों का सरदार आप जानते हैं। बारिद मुमालिक, यह है जो दोस्तों गुप्तचर विभाग था। तीनों ऑप्शन है जो सही हैं, तीनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। 487 का सी आंसर होगा। चलिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने छंद मुख्य रूप से हिंदी ब्रज भाषा में रचे हैं। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम अंतर्विष्ट है। कितने कथन है जो सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी कथन सही नहीं है। सत्यार्थ 787 का बी आ रहा था। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा 488 का आंसर क्या होगा।
488 का सी आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो। और है जो किन्हीं का आंसर आ रहा है 488 का, बताइएगा आंसर क्या है जो। चलिए, सिख के 10वें गुरु जो जिनका जन्म यहीं हुआ था दोस्तों, पटना सिटी में, इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। जब है जो गुरु तेग बहादुर है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है जो जा रहे थे, तब है दोस्तों है जो इनकी माता जो गुजरी देवी थी उनको प्रसव हुआ, और यहीं पर है जो उनका है जो जन्म हुआ था, और 10वें गुरु के रूप में है जो दोस्तों है जो बने थे। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ, राष्ट्रवादी गीत, जो वंदे मातरम अंतरिष्ट है, सभी तीनों कथन है जो सही हैं। सभी तीनों कथन है जो सही हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना में गांधी, आजाद और सुभाष के नाम से फाइटिंग ब्रिगेड था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्लोगन जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा था। रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं थे। बताइएगा कौन सा कथन सही है। केवल एक कथन, केवल दो कथन, तीनों कथन, और कोई भी कथन नहीं। चलिए, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। चार सौ नवासी का क्या आंसर होगा बताइएगा। चलिए, 489 का सी आ रहा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना में गांधी, आजाद, सुभाष ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। पहला ऑप्शन सही है। जय हिंद और दिल्ली चलो का दोस्तों है जो स्लोगन है जो नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने जो दोस्तों है जो दिया था, उनका है जो स्लोगन जो था दोस्तों है जो अलग था। स्लोगन अभी याद नहीं है, लेकिन स्लोगन है जो ये नहीं था। चलिए, और रास बिहारी बोस इससे है जो संबंधित नहीं थे, ये भी गलत है, इससे संबंधित थे। केवल एक कथन है जो आपका सही है। केवल एक कथन है जो आपका सही है। चलिए, भारतीय संघ में नया राज्य बनाने के लिए संसद समान बहुमत के साथ संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए संसद को आधे राज्यों की विधायिका की सहमति के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? एक, दो, तीनों या कोई नहीं? चलिए बताइएगा 490 का आंसर क्या होगा जो। चार सौ नब्बे का आंसर क्या होगा बताइएगा। चार सौ नब्बे का सी आ रहा है। 490 का सी आ रहा है, जो तीनों कथन सही हैं। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि साधारण बहुमत से दोस्तों राज्यों का निर्माण कर सकता है। नीति निर्देशक में डीपीएसपी में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, जानते ही हैं। और है दोस्तों 368 में अगर करना है, 368 से संशोधन अगर होता है तो आधे राज्यों से है जो दोस्तों है जो अनुमति की जरूरत होती है। तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। चलिए,
चलिए निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। भार और माप मानक की स्थापना संघ सूची में है, गोद लेना उत्तराधिकार राज्य सूची में है, बैटिंग और गैमलिंग है जो दोस्तों है जो संवर्ती सूची में है। आपको बताना है कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। भार और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची में है, गोद लेना उत्तराधिकार जो है राज्य सूची में है, बैटिंग और गैमलिंग जो है दोस्तों है जो संवर्ती सूची में है। बताना है 491 का आंसर क्या होगा जो। बताइए 491 का आंसर क्या होगा। चार सौ इक्यानवे का बी आ रहा है, 491 का बी नहीं है। भार और माप जानते हैं कि संघ सूची में क्लियर हो गया। गोद लेना और उत्तराधिकार है जो दोस्तों जो ये है जो संवर्ती सूची में है, ये है जो संवर्ती सूची में है। बैटिंग और गैमलिंग है जो दोस्तों है जो राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। केवल एक है जो सही आंसर होगा, केवल एक है जो सही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 बजने वाले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवशिष्ट विषय वह विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 248 के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधायिका दोनों विषय पर कानून बना सकती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट विषय का एक उदाहरण है। कौन सा है जो कथन है जो सही है। बताइएगा 492 का आंसर क्या होगा। बताइएगा 492 का अवशिष्ट शक्तियां के बारे में बताइएगा। चार सौ बानवे का सी आंसर आ रहा है, 492 का सी आंसर है। चलिए 492 का कौन सा है। हाँ, जो 7वीं अनुसूची के तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाएगी। 248 के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधायक दोनों अवशिष्ट विषय पर कानून बना सकती है। नहीं, अवशिष्ट शक्तियां है जो दोस्तों है जो केवल है जो केंद्र सरकार संसद ही है जो बना सकती है। दूसरा ऑप्शन से जो गलत है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट शक्ति का विषय है। यह है जो 1 और 3 है जो सही होगा। केवल 2 कथन है जो सही है, केवल 2 कथन है जो सही है। चलिए तो आज का सफर को यहीं पर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और है जो फिर है दोस्तों है जो कल मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस। कैसा क्वेश्चंस है आप लोग फीडबैक दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यही है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। इसीलिए है जो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करते हैं। और है दोस्तों है जो फिर इस तरह से जो हम मिलते रहेंगे। अगर आप जो भी है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।